अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मैंने आपको सारा जो डिटेल में बताया था मैट प्लॉट लिब की डाटा विजुअलाइजेशन वगैरह की थी। आवाज क्लियर है सबको? और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मैट प्लॉट लिब को। मैट प्लॉट लिब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैट प्लॉट लिब एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। इसमें क्या कहते हैं, पाइथन में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि मेनली यूज होती है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, टू डायमेंशनल ग्राफ्स के लिए। टू डायमेंशनल ग्राफ्स में उसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत 7 एग्जांपल्स करवाई थी जिसमें डिफरेंट प्लॉट्स थे। लाइन प्लॉट था, स्कैटर प्लॉट था, बार ग्राफ थे, हिस्टोग्राम्स थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्लॉट की टाइटलिंग किस तरह करते हैं। किसी भी प्लॉट हमने जो चार्ट बनाया होता है उसमें एक्स एक्सिस एक्स लेबल को किस तरह नेम आउट करते हैं, वाई लेबल की किस तरह नेमिंग करते हैं। इसके अलावा टिकिंग का मेथड आपको मैंने बताया था कि मोस्ट स्पेसिफाइड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डाटा होता है उसको आप टिकिंग किस तरह कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। ऑलमोस्ट जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है वो हमने बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक काफी हद तक कवर कर ली है, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को देखा, इंटीजर्स को देखा, फ्लोट्स को देखा, स्ट्रिंग्स के मेथड देखे, लिस्ट के मेथड्स वगैरह देखे, डिफरेंट पैकेजेस वगैरह को देखा। तो बेसिकली अब हमने इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आना है, उन तमाम चीज़ों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ जो हमने पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ी थी डाटा साइंस की थ्योरी में। और उसके बाद हमने पाइथन में डिफरेंट चक्स में हमने स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स को कवर किया। लेकिन वो सब अभी तक स्मॉल स्टेटमेंट्स ही लाइक आपकी एक प्रैक्टिस के लिए थी, लेकिन इन सबको आगे आपने आके कहाँ पे यूज करना है, रियल टाइम डाटा सेट पे किस तरह यूज करना है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। लाइक हमने जो शुरू के लेक्चर्स में मिसिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, मिसिंग वैल्यूज के बाद हमने जो था आउटलायर्स के बारे में पढ़ा था, डाटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, डाटा माइनिंग के बारे में पढ़ा था। और ये सारे चीजें जो हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखी थी उनको आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और जितनी हमने पहले 2 लेक्चर्स में जो हमने प्रैक्टिकली पढ़ा था उसके बाद जो पाइथन की बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग थी उस सबको कंबाइन करेंगे हम आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने देखना है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस फॉर हार्ड स्टॉक प्रिडिक्शन। हार्ड स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक के स्पेलिंग्स गलत है, STROKE। हार्ट स्टॉक यानी कि हार्ट अटैक जो पर्सन को आता है उसके प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके लिए हमने एक डाटा सेट यूज किया है। डाटा सेट के लिए जो हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है दैट इज कैगल। ठीक है, कैगल.com पे जब आप आते हैं तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, कंप्यूटर विजन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डाटा साइंटिस्ट का। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को गूगल की ईमेल आईडी यूज करते हुए या किसी भी अपने प्लेटफॉर्म की ईमेल आईडी यूज करते हुए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद आप साइन इन करके यूज कर सकते हैं। अगर आप कैगल में ही देखें तो कैगल में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दैट इज कॉम्पिटिशंस। यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिशंस का क्या मतलब है, कॉम्पिटिशंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कॉम्पिटिशंस अवेलेबल होते हैं। ये कॉम्पिटिशंस जो होते हैं पेड कॉम्पिटिशंस होते हैं। इनमें कुछ ऑनगोइंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, कुछ एक्टिव कॉम्पिटिशंस होते हैं। लाइक अगर आप कभी इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, अभी आप लोग बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो वो काफी ऊपर तक भी जाएंगे और डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अच्छा लेवल अचीव करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉम्पिटिशन अवेलेबल होते हैं जो कि बाकायदा पेड होते हैं। जब आप इन कॉम्पिटिशन्स को विन कर लेते हैं तो ये प्राइज मनी आप जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिशन अभी बहुत एडवांस लेवल के हैं तो यहाँ तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल होती है डेट इज डाटा सेट्स। ये डाटा सेट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास कैगल कौन कौन यूज करता है, डिफरेंट लर्नर्स यूज करते हैं जो कि अभी लर्निंग स्टेज पे होते हैं और कैगल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद डेवलपर्स यूज करते हैं, डेवलपर्स अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बोनस लेक्चर शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला, उसमें बहुत डिटेल में कैगल के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, और डाटा साइंस के लाइफ साइकिल के बारे में भी बताया गया होगा। तो बात ये है कि जो डेवलपर्स होते हैं, एक तो बिल्कुल न्यू चीज होती है ना, उसका तो आपने पाइथन का कोड डेवलप करना होता है, लेकिन ज्यादातर जो कोडिंग का काम होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल है कैगल के ऊपर, ठीक है। किस तरह अवेलेबल है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। रिसर्चर्स जो है अपने मशीन लर्निंग वगैरह के काम करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स वगैरह ट्रेन करवाते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में मैं इसको ज्यादा डिटेल कवर नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करना है। डाटा सेट्स है, ठीक है, अगर आप देखें तो डाटा सेट्स देर आर मोर देन 2,62,000, यानी कि आप समझ लें कि 2.5-3 लाख के रेंज, 2.5 से 3 लाख की रेंज में आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा सेट्स बने हुए हैं। आप किसी भी टॉपिक का डाटा सेट यहाँ से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको व्यू ऑल करें तो यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट्स आ गए, ठीक है। और आप सिंपल अगर आप आके कहें जी यू वांट टू चेक द डाटा सेट ऑफ कार प्राइस प्रेडिक्शन, कार प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। कार प्राइस प्रेडिक्शन में अगर आप इधर आए तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंट चीजें शो करेगा, लाइक ये यहाँ पे आपको सारे डाटा सेट्स शो कर रहा है। अगर आप यही वाला एक डाटा सेट खोले कार प्राइस प्रेडिक्शन वाला, तो इस कार प्राइस प्रेडिक्शन के डाटा सेट में अगर आप आगे देखें तो ये एक डाटा सेट है, व्हीकल डाटा सेट, ठीक है, एक व्हीकल डाटा सेट है। उस व्हीकल के डाटा सेट में सबसे पहले जो ऑप्शन आती है उसका डाटा कार्ड आ जाता है। डाटा कार्ड में इसने आपको सारा कुछ बताया होता है कि क्या इंफॉर्मेशन है इस डाटा सेट की, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स बताए होते हैं, ठीक है, और मिशन डिफरेंट उसने आपको सारा कुछ बताया होता है। अभी हम आगे जाके देखते हैं। और अगर आप देखें तो इस डेटा सेट के अक्रॉस देर आर 498 कोड्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल कोड्स हैं। आपकी कोई भी कोड अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि आपने स्टोर एनालिसिस करना है किसी स्टोर पे, किसी लाइक ए कार प्राइस प्रेडिक्शन है, अगर कोई आपको कह देता है जी प्राइस प्रेडिक्शन आपने किसी और चीज की करनी है, ठीक है, तो मॉडल तो आपके पास रिग्रेशन का एक ही होगा ना, जो कि कार प्राइस पे भी लग सकता है, जो आपकी हाउस प्राइस पे भी लग सकता है, और जो आपकी किसी भी व्हीकल की प्राइस प्रेडिक्शन पे लग सकता है। लाइक आपने प्राइस प्रेडिक्शन करनी है उस पे आइटम आपके पास कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कार प्राइस प्रेडिक्शन में सबसे ऊपर एक मॉडल है रिग्रेशन का, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज की प्राइस प्रेडिक्शन करनी है तो मशीन लर्निंग का मॉडल यूज होता है लीनियर रिग्रेशन। तो आप यहाँ से मॉडल उठा के अपने दूसरे डाटा सेट पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो कम बैक टूवर्ड्स कैगल, यहाँ पे आपको नोटबुक्स के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो कोड्स होते हैं इन कोड्स को हम नोटबुक्स कहते हैं कैगल की लैंग्वेज में, कैगल प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद ये नोटबुक्स अगर आप देखें तो मोर देन 8 लाख नोटबुक्स आपके पास अवेलेबल है, और इन नोटबुक्स में हर तरह का आपके पास मशीन लर्निंग का मॉडल मिलेगा। प्रॉब्लम चेंज होगी, आपकी प्रॉब्लम चेंज होगी, इधर की प्रॉब्लम चेंज होगी, आप बस उस मॉडल को अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फिट करेंगे और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं लाइक रजनेट हो गया, फ्लैन TF5 हो गया। ये सारे मॉडल्स जो हैं ये आपके मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं जो कि एडवांस लेवल पे यूज होते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कुछ जो है स्टार्टिंग लेवल के आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है जिनको लर्न करके आप अपनी लर्निंग एनहांस कर सकते हैं। कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, पाइथन, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू SQL, और फिर एडवांस्ड SQL, डीप लर्निंग, तो थोड़े बहुत कोर्सेज इधर आपके पास, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 10 to 15 कोर्सेज आपके पास इधर अवेलेबल है जिनको आप स्टडी करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने सर्टिफिकेट्स गेन कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट्स गेन करने के बाद आप अपनी CVs को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैगल का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल जो है वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा। अगर आप आगे चलें तो इससे पहले हमने एक केस स्टडी की थी BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन की। वो बहुत जो था आप समझ लें बेसिक लेवल की बॉडी मास इंडेक्स की केस स्टडी थी, लेकिन उसके अंदर हमने numpy का पैकेज यूज किया था, तो आपके लिहाज से उस वक्त वो
बिल्कुल न्यू था कि numpy पैकेज को यूज करते हुए numpy पैकेज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाई देयर इज नीड ऑफ numpy पैकेज। तो उसकी बेसिस पे हमने केस स्टडी 1 की थी, ये केस स्टडी आपकी 2 है। ठीक है, अब अगर आप आए तो पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में पहले भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2 से 3 लाइब्रेरीज इधर ऐसी हैं जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं की, तो उसके बारे में मैंने इधर आपको मेंशन किया है। सबसे पहले जो लाइब्रेरी है numpy, हमने पहले यूज भी की हुई है, डिस्कस भी की हुई है, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, numpy की लाइब्रेरी जो है, ये मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप लोग लिस्ट से डील कर रहे होते हैं, तो लिस्ट के ऊपर आप डायरेक्ट मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग अपने लिस्ट को जो है कन्वर्ट करते हैं numpy अरेज में, मैट्रिसेस में, और देन हम उनके ऊपर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सम वेक्टराइजेशन वगैरह कर सकते हैं। और numpy आपकी एक बेसिक लाइब्रेरी है, इस बेसिक लाइब्रेरी को यूज करते हुए बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगर आप इसकी, ये numpy की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर आप numpy की वेबसाइट पे जाएं तो ये आपको इंस्टॉल करने का भी सारा तरीका इधर मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअली पाइथन और डेटा साइंस अभी बहुत ज्यादा जो है वैकेंट, इसके अंदर आपके पास चीजें हैं, लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ है और अपग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आए तो ये आपको बताएगा हाउ टू गेट स्टार्ट, यूजर गाइड, एपीआई रेफरेंसेस वगैरह, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आके कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको numpy के बारे में काफी चीजें मिलेंगी इधर से। ठीक है, कि किस तरह यूज करना है। ठीक है, स्पेसिफिक डोमेन्स वगैरह इसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए रहता है, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए रहता है, इसके बाद आपके पास numpy में आगे scipy वगैरह है, तो डिफरेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अगली लाइब्रेरी आ जाती है scipy। scipy हमने सिर्फ नाम पढ़ा था, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। numpy एक बेसिक लाइब्रेरी है जो कि आपके बेसिक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। इसको यूज करते हुए एक अपग्रेडेड फ्रेमवर्क डेवलप किया गया जिसको कहते हैं scipy। numpy में आप सिर्फ नंबर्स के साथ डील करते हैं, scipy में आप साइंटिफिक इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स के लिए scipy को यूज करते हैं। scipy के पैकेज के लिए भी अगर आप जाएं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें इनसे रेलेवेंट नेट पे मिल जाएंगी। ये scipy का पैकेज है, इसके रेलेवेंट आपको मसलन बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। और इधर डिफरेंट लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी होती है, लाइक किसी ने कोड वगैरह, आप कोड लिख के अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपकी इधर एक कम्युनिटी होती है जिसके अंदर आप वर्कआउट कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो लाइब्रेरी है पांडास, पांडास को इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया। पांडास जो है ये आपका ज्यादातर यूज होती है टेबुलर डाटा के ऊपर, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा जो कि आपका किसी टेबल की फॉर्म में होता है, एक्सेल शीट की फॉर्म में होता है, या कॉमा सेपरेटेड वर्जन सीएसवी फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके ऊपर ये डील करती है, आपके डाटा सेट को इंपोर्ट करने के काम आती है। ठीक है, आपको डाटा मैनिपुलेशन लाइक रीशेपिंग, मर्जिंग, डाटा की सॉर्टिंग, स्लाइसिंग और एग्रीगेशन वगैरह के लिए यूज होती है। और जब भी आपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना हो, रिमूव करना हो, या उसको आपने ऑपरेट करना हो, तो उसके लिए आप पांडास की लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, पांडास की लाइब्रेरी के बाद आपके पास, अच्छा पांडास की लाइब्रेरी अगर आप देखें तो scipy हमने numpy के ऊपर बिल्ड की हुई है, पांडा खुद एक बेसिक लाइब्रेरी है। उसके बाद आपकी आ जाते हैं scikit-learn। scikit-learn जो है ये आपकी डेवलप हुई हुई है numpy और scipy के ऊपर एंड मैटप्लॉटलिब के ऊपर। numpy एंड scipy के ऊपर इस तरह के जब भी आप क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में यूज होती है, जिसमें आपके क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, रिग्रेशन के, क्लस्टरिंग के और मॉडल वैलिडेशन के आ जाते हैं। अब ये सारे एल्गोरिथम्स जो है ये डील कर रहे हैं आपके एडवांस लेवल मैथमेटिक्स के ऊपर और बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स के लिए numpy यूज होती है इसमें।
इस लाइब्रेरी के अंदर बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स बेस करी थी नंपाई के ऊपर, एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह जो है वो आपकी बेस करी थी साइपाई के ऊपर, और विजुअलाइजेशन बेस करी थी आपकी मैटप्लॉटलिब के ऊपर। ठीक है, अगर आप साइकिट लाइन को देखें, ठीक है, तो साइकिट लर्न की अपनी एक सेपरेट वेबसाइट है। इसके बारे में आपको ये बता रहा है कि ये आपको क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है, रिग्रेशन के लिए यूज होती है, क्लस्टरिंग के लिए यूज होती है। उसके बाद मॉडल एक है आपकी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज होती है, मॉडल सिलेक्शन के लिए यूज होती है, आपकी प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर आप प्री प्रोसेसिंग में ही आप देख लें तो ये आपकी एग्जांपल्स आपको खोल देगा। लाइक आपने जो है ना डाटा साइंस की जो फील्ड है इसमें आपको कभी भी कोई 100% नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद साथ साथ लर्न आउट नहीं करते रहेंगे। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग में अगर आप देखें तो ये आपके पास डिफरेंट आगे से इसने आपको शो कर दिया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर स्केलिंग। ठीक है, फीचर डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, ये आप आगे इससे ज्यादा लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने जो है प्री प्रोसेसिंग पे काम करना है तो फिर आपने इसको इंपोर्ट करना फ्रॉम साइकिट लर्न इम्पोर्ट sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, यानी कि प्री प्रोसेसिंग का मॉड्यूल आप लर्न करेंगे। अगर आपने सेमी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करनी है तो सेमी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का आप जो है मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स पे काम करना है तो sklearn के अंदर एसवीएम की एक अलग मॉड्यूल है, तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को इधर से कॉल करके डिफरेंट मॉडल्स हैं इसमें मॉडल सिलेक्शन कर सकते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये साइपाई का साइकिट लाइन का आ जाता है। अगर हम इन सबको साथ साथ कैगल की तरफ हम दोबारा जाएंगे, अभी नहीं। अच्छा, मैटप्लॉटलिब के बारे में पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। इसकी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज matplotlib.org। ठीक है, इधर आप जाएंगे तो इसके मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन वगैरह इस पे काफी डिटेल में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली लाइब्रेरी आ जाती है सीबॉर्न। सीबॉर्न जो है दैट इज अब एडवांस फॉर्म ऑफ मैटप्लॉटलिब। ये भी आपकी डीलिंग करती है आपकी डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर, डाटा एनालिसिस के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ मैटप्लॉटलिब, तो ये बेसिकली डेवलप बेस करती है मैटप्लॉटलिब के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपको मैटप्लॉटलिब की चीट शीट्स भी मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएंगे, रेफरेंसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी केस स्टडी होगी वो बेस करेगी इन लाइब्रेरीज के ऊपर। नमपाई की लाइब्रेरी पे भी, साइपाई की लाइब्रेरी पे भी डाटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए पांडास की लाइब्रेरी यूज होगी, साइकिट-लर्न की यूज होगी, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। मैटप्लॉटलिब हम लोग कम यूज करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने मैटप्लॉटलिब कवर कर ली थी। आज की केस स्टडी में मेरा ज्यादा फोकस जो है वो सीबॉर्न के ऊपर होगा। ठीक है, अगर हम केस स्टडी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलें तो हमारा जो केस स्टडी है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता चलूं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हार्ट स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक जो है वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, 11% फॉर एग्जांपल अगर आपकी ओवर द वर्ल्ड 100 डेथ्स होती हैं तो उनमें से 11 डेथ्स जो होती हैं दे आर ड्यू टू द हार्ट अटैक। ठीक है, तो एक डाटा सेट डेवलप किया गया है जो कि हमने कैगल से लिया है, और उस डाटा सेट में आपको उसने बताया हुआ है कि कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से मसलन एक एनालिसिस करने की एनालिसिस के लिए एक डाटा सेट डेवलप किया गया है कि कौन सी वजूहात हो सकती है जिनकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, जेंडर के मेल्स में जो है हार्ट स्ट्रोक का रेट ज्यादा है या फीमेल में ज्यादा है, एज जवानों में ज्यादा हार्ट अटैक होता है या बूढ़ों में ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद वेरियस डिजीजेस हो सकती हैं कि क्या हार्ट अटैक की जो शरह है, ये जो 11% डेथ्स है ये किस वजह से इसमें आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और हार्ट अटैक की क्या वजूहत हो सकती है। कोई डिजीज हो सकती है, या स्मोकर्स को ज्यादा हार्ट अटैक होता है, या बड़े बूढ़े लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक होता है, या फीमेल्स को ज्यादा हार्ट अटैक होता है। तो देयर मे बी डिफरेंट रीजंस। तो उस चीज का हम एनालिसिस करेंगे इस डाटा सेट के अंदर, और जो आपको हर रो है वो प्रोवाइड करेगी आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट।
यानी कि ये डाटा सेट जो है इट कंप्राइज ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स, कि उन्होंने आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डेथ्स का आपको डाटा दिया है कि ये जो पर्सन था ये मेल था, इसकी डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्मोकर है था। ये पर्सन जो था ये फीमेल थी, इसकी डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से, क्यों? क्योंकि इसको जो था कोई डिजीज थी, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले हम लोग देखते हैं डाटा सेट इसका। तो हम आएंगे kaggle.com पे। kaggle.com पे जो डाटा सेट है उसका नाम है हार्ट हेल्थ केयर डाटा सेट स्टॉक डाटा। मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है, मैं पहले ही आपको हेल्थ, यहाँ पे आप kaggle.com में आएंगे, ठीक है। अब आपका, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि डाटा सेट इज इम्पॉर्टेंट बट एट सेकेंडरी लेवल। सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी है कि हमने एनालिसिस करना है कि हार्ट अटैक जो 11% हो रहा है उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेशेंट्स का डाटा चाहिए जिनको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर आएंगे। मैंने पहले से डाटा सेट ढूंढा हुआ है, आप इधर आके आप कह सकते हैं हार्ट स्ट्रोक पेशेंट डाटा सेट, ओके। हार्ट स्ट्रोक पेशेंट डाटा सेट। अब इसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखिए स्ट्रोक प्रेडिक्शन डाटा सेट। अब यहाँ पे जब आप सर्च में देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट चीजें आएंगी। ये डाटा सेट है, आगे नोटबुक है, ठीक है। इस नोटबुक को अगर आप देखें तो इसके ये नोटबुक भी किसी डाटा सेट पर डेवलप हुई होगी, ठीक है। उसने बता दिया कि ये प्राइवेट डाटा सेट है तो ये आपको शो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे आए तो ये एक लेदर डाटा सेट है, हार्ट फेलियर प्रिडिक्शन डाटा सेट, ठीक है। अब देखिए, आपने जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हम हार्ट स्ट्रोक पे करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ब्रेन स्ट्रोक का भी डाटा सेट है, यानी कि आपका पूरा कोड सेम होगा, जस्ट डाटा सेट चेंज होगा तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है डिफरेंट आपके पास, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकते हैं। अब स्ट्रोक प्रेडिक्शन डाटा सेट में अगर आप आए तो मैंने ये वाला डाटा सेट यूज किया है, ठीक है। ये डाटा सेट है स्ट्रोक प्रेडिक्शन डाटा सेट, ठीक है। स्ट्रोक प्रेडिक्शन डाटा सेट में आपके पास अगर आप आगे आए तो इसका सबसे पहले डाटा कार्ड देखिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है जो मैंने आपको भी बताया है, सिंपली इधर से ही मैंने कॉपी किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट इसका, ठीक है। अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि हर डाटा सेट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स किनको कहते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो इस डाटा सेट के नंबर एट्रीब्यूट्स कितने हैं? देयर आर 12 एट्रीब्यूट। सबसे पहले आईडी यानी कि एक यूनिक नंबर, उसके बाद वो जेंडर है, मेल है या फीमेल है। अगला एट्रीब्यूट है एज ऑफ द पेशेंट। उससे अगला एट्रीब्यूट है हाइपरटेंशन। एज का बहुत डायरेक्ट रोल होता है हार्ट अटैक में, कि बुरे लोगों को जिस तरह आपकी एज आगे जाती जाती है आपका हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो कम होता जाता है, आपकी हेल्थ कम होती जाती है, तो आपके जो होते हैं हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला फैक्टर आता है हाइपरटेंशन के। अगर किसी पर्सन का जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ही और शी विल बी हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हार्ट अटैक की रेशो ज्यादा होती है या नॉन हाइपरटेंसिव में ज्यादा होती है। हार्ट डिजीज वो लोग जो पहले से ही हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है। फिर एवर मैरिड लोगों में ज्यादा है हार्ट अटैक की रेशो या अनमैरिड में ज्यादा है। वर्क टाइप यानी कि आपके जो वर्क की नेचर है वो भी आपके हार्ट अटैक की रीजन बन सकती है। रेजिडेंस टाइप, आप शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं। एक्टिव ग्लूकोज लेवल यानी कि आपका शुगर लेवल, आपका बॉडी मास इंडेक्स, ये डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं आपके हार्ट अटैक की। और जितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, उनका डाटा लिया और उस डाटे से एक डाटा सेट बना दिया गया और उसकी बेसिस पर अब हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल का डाटा है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया असलम, उसका पूरा डाटा सेट लिया गया। इन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे उसकी एज क्या है, आइदर वो हाइपरटेंसिव था या नहीं था, उसको पहले से हार्ट डिजीज थी या नहीं थी, ठीक है, मैरिड है या नहीं है, जॉब क्या करता है, रहता किधर है,
उसका शुगर लेवल क्या है, ज्यादा मोटा है या पतला है, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग स्टेटस, कि वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, और स्ट्रोक उसे आया या नहीं आया, ठीक है। ये इस बेसिस पे आपका डाटा सेट ले लिया गया। इस डाटा सेट को मैंने जैसे किया डाउनलोड, 69 KB का है। जब आपने 69 KB का है तो बड़े आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ डाटा सेट्स ऐसे भी होंगे, ठीक है। साइन इन विद गूगल मैं तो सिंपल कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ डाटा सेट्स ऐसे होंगे जो कि 500 MB में, जीबीज में होंगे। उसके लिए फिर आप क्या कहते हैं, उसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, वो मैंने आपको कैगल की रिकॉर्डेड वीडियो में शो की हुई है, ठीक है। उसके लिए फिर आप एपीआई को यूज करते हैं। एपीआई को यूज करने का तरीका ये होता है, आप अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आप प्रोफाइल में आते हैं। प्रोफाइल में आने के बाद आप अकाउंट में जाते हैं। अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट एपीआई का न्यू टोकन क्रिएट करते हैं। आपकी एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाती है, डॉट जेसन, और उससे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लेके फिर कैगल के अंदर, गूगल कोलैब के अंदर अपना डाटा सेट डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके लिए कमांड्स लेते हैं, वो मैं आपको वहां पे शो करवा दूंगा, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे हम आते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। हमारा ये आपका जो रिसेंटली व्यूड डाटा सेट्स होते हैं वो ये साइड पे लेफ्ट पे शो होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये डाटा सेट कर लिया डाउनलोड। अगर आप देखें तो इसके 1038 कोड्स है, यानी कि सीखने के लिए अनलिमिटेड डाटा आपके पास इधर अवेलेबल है, ठीक है। स्टॉक प्रेडिक्शन, अगर इम्बेलेंस डाटा सेट हो तो स्टॉक प्रेडिक्शन एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, स्टॉक प्रेडिक्शन विद द हेल्प ऑफ KNN, stock prediction with the help of decision tree, क्रॉस वैलिडेशन, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ स्टॉक, इसने कोई और मॉडल यूज किया होगा, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ कोड्स अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका डाटा कार्ड है, ठीक है। डाटा सेट हमने डाउनलोड कर लिया। डाटा सेट डाउनलोड करके मैंने अपने गूगल ड्राइव में सेव करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल कोलैब में आते हैं और इसको नाम देते हैं केस स्टडी टू हार्ट स्ट्रोक प्रेडिक्शन, ओके। अब आप आगे चले, हमने इसको नेम आउट कर दिया, ठीक है। और मिनट, अच्छा, ओके। तो ये आपको डाटा सेट्स के एट्रीब्यूट्स का मैंने बता दिया। देयर आर टोटल 12 एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम को आप मजीद कितने डाटा सेट्स पे यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका स्टॉक प्रिडिक्शन है तो आप हेपेटाइटिस सी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपके पास उसका भी डाटा सेट अवेलेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी की प्रिडिक्शन के लिए आपके पास डाटा सेट है, इस डाटा सेट को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आईडी नंबर, कैटेगरी, एज, ठीक है, डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है। किसका एएल भी ज्यादा है, एएलटी ज्यादा है। उसके बाद आप जो है बॉडी फैट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टेलर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप वाइंड स्पीड की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसका अलग डाटा सेट है, ठीक है। यानी कि जो आज हम काम करेंगे उसको आप इन डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इधर आएंगे, स्टॉक प्रिडिक्शन का डाटा सेट लेंगे, और आज की जो भी हमारी जो भी पूरा लेक्चर होगा आप कोई एक डाटा सेट इसमें से यूज करेंगे और उसके ऊपर उसको अपना काम करके तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। किसी चीज की क्वालिटी की प्रिडिक्शन हो सकती है, उसकी स्पीड की प्रिडिक्शन हो सकती है, किसी चीज की क्लासिफिकेशन की प्रिडिक्शन हो सकती है। तो डिफरेंट डाटा सेट्स आपके पास इधर अवेलेबल है। अगर आप वाइंड स्पीड प्रिडिक्शन देखें तो उसने आपको बता दिया कि ये पूरा जो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, थर्ड इंडिकेटर वैल्यू वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। स्टेलर की क्लासिफिकेशन में अगर आप आ जाएं तो उसके भी आगे उसने आपको डिफरेंट सिमिलर डाटा सेट्स शो किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे,
ठीक है, फिर आपके पास बॉडी फैट प्रिडिक्शन में आपके पास जो है उसकी आ सकती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। तो ये सारा हम इस पे डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर वर्कआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप आगे आए तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट। ठीक है, लाइब्रेरीज में हम लोग 4 लाइब्रेरीज यूज करेंगे। पांडास, पांडास को यूज करेंगे हम डाटा सेट को इम्पोर्ट करवाने के लिए, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, और जो है अपने टेबुलर डाटा के ऊपर वर्कआउट करने के लिए। नंपाई को यूज करवाएंगे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, लाइक मीन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए। मैटप्लॉटलिब को हम ग्राफ्स और सीबॉर्न को भी हम यूज करेंगे ग्राफिकल डाटा के लिए। ठीक है, तो वापस हम आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। ठीक है, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज के बाद आप करेंगे import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, import cborn as sns। cborn की स्पेलिंग गलत है, सिंटैक्स एरर आएगा, as sns। एग्जीक्यूट करवाएं ताकि आपकी कनेक्टिंग हो और आपकी लाइब्रेरीज जब इंपोर्ट हो जाएंगी तो अब आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। अगला स्टेप है आपका डाटा सेट को इंपोर्ट करना। डाटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए हाउ टू पोर्ट अ डाटा सेट इन पाइथन। डाटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए आप जो कमांड यूज करते हैं, कमांड जो है वो आप यूज करते हैं pd डॉट रीड। ठीक है, pd स्टैंड्स फॉर पांडास, क्या है ये, डॉट रीड ब्रैकेट। ठीक है, डॉट रीड ब्रैकेट। ठीक है, अब रीड से पहले आपने अंडरस्कोर करके इधर फॉर्मेट देना है CSV। ठीक है, अगर तो आपकी डाटा सेट की जो फाइल है वो कॉमा सेपरेटेड वर्जन में, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर करके CSV लिखेंगे। अदरवाइज आप एक्सेल की है तो एक्सेल का फॉर्मेट लिख देंगे, एक्सेल XSLX, SQL की है या जेसन की, आपकी जो भी फाइल का फॉर्मेट है वो आपने क्या करना है, अंडरस्कोर करके आपने लिखना है। ठीक है, अब आप डाटा सेट को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। डाटा आपने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपको पूरा डाटा आ जाएगा, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, और ये आपका आ गया। अब आपने इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिंक देना है अपनी फाइल का, जो फाइल आपने अपने गूगल ड्राइव में सेव की होगी, आप गूगल ड्राइव का लिंक भी दे सकते हैं, या अगर आप जुपाइटर पे काम कर रहे होंगे तो आप अपनी C ड्राइव्स वगैरह का लिंक दे सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे, शेयर करेंगे, गेट लिंक। ठीक है, सिंपल आपकी फाइल का लिंक आ जाएगा। ठीक है, इसको एनीवन विद द लिंक करें और यहाँ से आप कॉपी लिंक करके, ठीक है, वापस अपनी मैटप्लॉट लैब की फाइल में आ जाए। बल्कि नहीं, यहाँ से नहीं करें आप, यहाँ पे आपका जो है आप इसको करें डाउनलोड, क्योंकि जब आप उससे करेंगे डायरेक्ट गूगल कोलैब से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी गूगल आगे डाउनलोड होगी। अब आपने इधर आना है, यहाँ पे आपका जो गूगल कोलैब की लेफ्ट साइड पे फाइल बॉक्स का इंडिकेटर है, यहाँ पे आपने आके अपनी फाइल करनी है, यहाँ पे अपलोड करके आपने डाउनलोड में आना है और ये आपकी फाइल को आपने इधर डायरेक्टरी के अंदर, नो प्रॉब्लम, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आपकी फाइल सैंपल डाटा के अंदर आ गई। यहाँ से आप इसका कॉपी लिंक करेंगे, यहाँ पे आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे और कॉपी पाथ आप दे देंगे इधर। ठीक है, ये इसने शो कर दिया कि आपके कंटेंट्स में हेल्थ केयर डाटा सेट डॉट CSV के नाम से फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर आप इसको
रन करेंगे तो आपका डाटा सेट जो है वो रन आउट हो गया है, ठीक है। और रन आउट होने के बाद ये सेव हो गया आपके डाटा के वेरिएबल के अंदर, डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। ये तो था अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड करके जो है वो करनी है, फाइल डाउनलोड करके अगर आपने करनी है तो फिर आप इस तरीके से आप उस फाइल को इधर इंपोर्ट करेंगे अपने गूगल क्लैब में। अगर आप गूगल क्लैब पे काम कर रहे हैं तो गूगल क्लैब की फाइल्स में आप कर देंगे। अगर आप जुपाइटर पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी किसी भी कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव के अंदर इसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जो है डायरेक्ट कैगल से अगर इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने एपीआई डाउनलोड करना है, ठीक है। एपीआई डाउनलोड करना है उसके लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ, अभी आप इसी में ही आगे चलेंगे। आपका डाटा के अंदर आ गया, अब आप देखना चाह रहे हैं यार ये फाइल आपको नहीं पता कि सीएसवी फाइल के अंदर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करना होता है अपने डाटा सेट का। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप जो है डाटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद आपने उस डाटा सेट के सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप यही देखना चाह रहे हैं ना डाटा सेट किस चीज के बारे में। ये तो हमें पता है कि ये हार्ट स्ट्रोक प्रिडिक्शन का डाटा सेट है जिसमें डिफरेंट पेशेंट्स का डाटा है, ठीक है। लेकिन क्या एट्रीब्यूट्स हैं और किस फॉर्म में डाटा है उसके लिए आप करेंगे हाउ द इंपोर्टेड डाटा सेट लुक्स अलाइक, ठीक है। उसके लिए आपका सिंपल फॉर्मूला है डाटा डॉट हेड, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो कमांड होती है दैट इज कमांड जो है वो आपकी सिंपल है, जो जिस वेरिएबल के अंदर आपका डाटा है डॉट उसके साथ आपने हेड का फंक्शन लगा देना, ठीक है। आपने अपना डाटा सेट इंपोर्ट करवाया है एक वेरिएबल के अंदर डाटा के अंदर, ठीक है। तो आप डाटा के साथ जब अपना हेड का फंक्शन लगाएंगे तो ये आपको डाटा सेट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, इसने आपको बताया कि इसके अंदर देयर आर टोटल 12 एट्रीब्यूट्स, आईडी, जेंडर, एज, हाइपरटेंशन है या नहीं है, अगर है तो 1, नहीं है तो 0, हार्ट डिजीज पहले से थी या नहीं थी, अगर थी तो 1, नहीं थी तो 0, मैरिड है तो यस, नहीं है तो नो आएगा, वर्क टाइप प्राइवेट घर में काम करता है, किसी प्राइवेट जॉब पे काम करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, अर्बन रहता है या रूरल रहता है, ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल क्या थी, बीएमआई क्या था, और उसमें आपकी नॉइज भी आ गई, ठीक है। इन सब चीजों को हम आगे जाके डील करेंगे। स्मोकिंग स्टेटस क्या था, कभी उसने स्मोक किया ही नहीं या स्मोक करता है या कभी कभी करता है, और उसको हार्ट अटैक आया या नहीं आया। अब जो आपका हेड का फंक्शन है ना, ये आपको बिल्ट इन और प्रिंसिपली आपको कोई से अपने पूरे डाटा सेट में से ना कोई से 5 आपको रिकॉर्ड्स दिखा देगा। ये आपके रिकॉर्ड्स है, ये एक पेशेंट का रिकॉर्ड है, ये आपके दूसरे पेशेंट का रिकॉर्ड है, ये आपके थर्ड पेशेंट का रिकॉर्ड है, ये आपके फोर्थ पेशेंट का रिकॉर्ड है, और ये आपके फिफ्थ पेशेंट का रिकॉर्ड है। अब आपको 5 तो आपको प्रिंसिपली उसने बिल्ट इन दिखा दिया। नाउ यू वांट टू सी कि नहीं यार ये 5 से मुझे मजा नहीं आया, आई वांट टू सी द 40 एंट्रीज, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट के अंदर जितनी एंट्रीज आप देखना चाहते हैं उतनी आप लिख देंगे, तो ये आपको 40 एंट्रीज यानी कि 40 पेशेंट्स का डाटा दे देगा, ठीक है। मैक्सिमम आप इसके अंदर वही नंबर लिख सकते हैं जितना आपके पास रिकॉर्ड है। मैं इसको रिड्यूस करके 10 कर दूं ताकि हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो वो, ठीक है। तो ये आपके पास 10 पेशेंट्स का डाटा आ गया जिसमें मेल फीमेल सब कुछ है, यानी कि आप अपने डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि मेरे डाटा सेट के अंदर देयर आर 12 एट्रीब्यूट्स और उनकी हेडिंग्स ये हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल पे डाटा सेट दिखाया था, अब आपको ये एडवांस लेवल का डाटा सेट है, इसको आप देखते जाए। और इस सारे स्टेप्स को आपने यही यही कमांड है, इस कमांड में आप कार्ड प्राइस प्रिडिक्शन का ले लें, इसी को आपने डाटा सेट देखना ना, आपके पास सीएसवी फॉर्मेट में डाटा सेट है तो उसको देखने के लिए कमांड एक ही है, हेड की कमांड, ठीक है। वो कार्ड प्राइस प्रिडिक्शन का डाटा सेट हो, वो हार्ट अटैक के प्रिडिक्शन का डाटा सेट हो, वो ब्रेन स्ट्रोक के प्रिडिक्शन का डाटा सेट हो, भले वो आपके सुपरस्टोर के एनालिसिस का डाटा सेट हो, आपके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का डाटा सेट हो,
या आपकी किसी हेल्थ केयर का डाटा सेट हो, किसी भी सेक्टर का डाटा सेट हो, उसको आपने विजुअलाइज करना है, आपने देखना है कि उस डाटा सेट के अंदर क्या है। तो पाइथन की एक ही कमांड है, डाटा डॉट हेड। डाटा क्यों? क्योंकि हमने इसको स्टोर करवाया अपने डाटा सेट को डाटा के अंदर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इधर असलम लिख देंगे, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, असलम डॉट हेड करना है इधर, ठीक है। जो जिस वेरिएबल के अंदर आप करेंगे असलम डॉट हेड, क्यों जी असलम इज नॉट डिफाइंड, अच्छा क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाला सेल रन नहीं किया, इसलिए उसने कहा असलम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर अब आप करेंगे तो ये आपको, मतलब आप जिस वेरिएबल के अंदर अपना डाटा सेट स्टोर करवाएंगे उसी को ही आपने आगे लेके चलना है, ठीक है। डी सेट कर लेते हैं हम, ठीक है, और डी अंडरस्कोर सेट, ठीक है। पहले हम डाटा सेट को दोबारा डी डॉट सेट में सेव करवाते हैं, उसके बाद हम, यानी कि आप इस तरीके से अपने डाटा सेट को देख सकते हैं। अगला काम है आपका उस डाटा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना। अच्छा, आपने जब कैगल में देखा ना, कैगल में आपको इतना तो पता चल गया स्टूडेंट्स के इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, किस चीज के लिए, और इसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स के आइडेंटिफिकेशन पता चल गई। अब आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, ये अपनी डाउनलोडेड फाइल खोल लेंगे सीएसवी फॉर्मेट में, एक्सेल के अंदर ये खुल जाएगी। तो आप देखना शुरू करेंगे, यार इसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, ये इस तरह आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने अपने डाटा सेट की इंफॉर्मेशन लेनी है। आपका डाटा सेट मैंने स्टोर करवाया डीएनएस को सेट में, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है हाउ टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा सेट, ठीक है। उसके लिए आपका कमांड यूज होती है, सॉरी, कमांड आपकी है जिसके अंदर आपने स्टोर करवाया डॉट इन्फो, ठीक है, डी सेट डॉट इन्फो। तो ये इसने आपको पूरे डाटा सेट की इंफॉर्मेशन दे देनी है। इंफॉर्मेशन में ये आपको बताएगा कि आपके कॉलम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको ये बताएगा, पहले तो आपको ये बताएगा कि एंट्रीज कितनी है इसके अंदर। आपकी एंट्रीज है टोटल 5110 एंट्रीज, यानी कि टोटल 5110 रिकॉर्ड्स है, यानी कि टोटल 5110 पेशेंट्स का डाटा है जो कि स्टोर हुआ है एड्रेस नंबर 0 से 5109 के एड्रेस के ऊपर। टोटल कॉल यानी कि नंबर ऑफ रोज आपकी 5110 है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 12 है, ठीक है। हर कॉलम का उसने बता दिया कि इसके अंदर जो है नॉन नल वैल्यूज यानी कि विदाउट किसी नॉइस के टोटल 5110 है। टोटल आपकी कितनी है 5110। तो आईडी के अंदर आपके पास कोई नॉइज नहीं, जेंडर में भी कोई नॉइज नहीं, ठीक है, एज में भी कोई नॉइज नहीं। नॉइज किधर है, बीएमआई में आपकी नॉइज है, यानी कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट बीएमआई के अंदर आपके पास नॉइज है, ठीक है। उसके बाद हर डेटा हर एट्रीब्यूट की उसने आपको डाटा टाइप बता दी कि आईडी के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा इंटीजर्स की फॉर्म में, जेंडर के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स है यानी कि स्ट्रिंग्स है, एज आपके पास फ्लोट्स में दी हुई है, हाइपरटेंशन 0 और 1 इंटीजर है, हार्ट डिजीज 0 और 1 इंटीजर है, एवर मैरिड यस और नो आपके पास स्ट्रिंग है। इस तरीके से उसने आपको डाटा टाइप्स बता दिया और टोटल उसने आपको बता दिया तो टोटल फ्लोट्स की आपकी 3 डाटा टाइप है, इंटीजर्स के 4 एट्रीब्यूट्स है और 5 एट्रीब्यूट्स जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। ये मेमोरी कितनी यूज कर रहे हैं ये सारा उसने आपको पूरे डाटा सेट की इंफॉर्मेशन बता दी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कोई भी डाटा सेट आप उठाएं, कमांड्स आपकी सिंपल यही यूज होनी है, ठीक है। अगला आपका आ जाता है स्टेप कि आपने कॉलम्स आपने और ऊपर भी देख लिया, लेकिन आप इनको अगर सेपरेट करना चाहते हैं, हाउ टू चेक द नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऊपर भी आपको 2 दफा पता चल गई है। उसके लिए आपका जो कमांड होती है वो कमांड आपकी सिंपल होती है डॉट कॉलम, ठीक है, डॉट कॉलम, कॉलम्स बोल के कॉलम्स, ठीक है, डी अंडरस्कोर सेट
डॉट कॉलम्स। चले जी, क्यों जी? इंडेक्स ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। मिनट, डाटा डॉट कॉलम्स। आई थिंक इसमें सिंटैक्स एरर है, मैं आपको देख के एक मिनट बाद में बताता हूँ। सिंपल इसमें ये आपको कॉलम्स के नेम देगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स एरर मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। अगला आपका जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपने शेप देख लेनी है कि इस डाटा सेट की शेप क्या है, ठीक है। ये आपको शेप का जो मेथड है ये आपको डायमेंशन बता देता है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या है। सिंपल आपने हाउ टू चेक द शेप ऑफ डाटा सेट, ठीक है। इसके लिए आपकी कमांड यूज होती है जिसके अंदर आपने स्टोर की है डॉट शेप, ठीक है, डी सेट डॉट शेप। सिंटैक्स एरर आपका इधर भी आएगा क्योंकि इसके आगे हम ब्रैकेट्स नहीं डालते, ठीक है। और कॉलम का भी सिंटैक्स एरर यही है कि इसके आगे आप ब्रैकेट्स नहीं डालते। डॉट कॉलम्स, ठीक है। सिंटैक्स एरर क्या था कि कॉलम्स के आगे भी आप ब्रैकेट नहीं डालते, खाली कॉलम्स का लफ्ज यूज करते हैं, और शेप के आगे भी आप ब्रैकेट नहीं डालते। तो इसमें आपको बता दें कि कॉलम्स के जो नेम है वो आपके आईडी है, जेंडर, एज, ये आपको अपने डाटा सेट से भी पता चल सकता है और यहाँ से भी पता चल सकता है, ठीक है। शेप में उसने आपको बता दिया कि आपके डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ रोज 5110 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 12 है, ठीक है। ये सब आपके बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और ये सब आपके पांडास की वजह से यूज हो रहे हैं। अगर आप पांडास को इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे तो आप शेप, कॉलम्स, इन्फो और ये जो आपका हेड का फंक्शन है ये आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अगर हम एक सेल के अंदर करें तो हाउ टू चेक द, ठीक है, इसमें हम आते हैं प्रिंट डिटेल नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डेटा सेट आर, ठीक है। तो ये आपका जरा थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर आएंगे, प्रिंट शेप ऑफ imported data set in the, नहीं, shape of imported data set यानी कि आपकी रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम आर, ठीक है। तो ये इसने आपको बता दिया कि आपकी जो आएगी वो रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम में आएगी। इसको अगर आप रन करें तो नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स उसने बता दिया ये, और शेप ऑफ इम्पोर्टेड डाटा सेट। इसके बाद अगर हम जरा ये अगली लाइन में जाने के लिए एन करें तो ये आपको अगली लाइन में ले जाता है। अगर आप दो लाइंस की स्पेस डालना चाहते हैं तो आप डबल एन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको दो लाइंस आगे ले जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आर इंटू सी यानी कि रोज इंटू कॉलम आर 5110 इंटू 12, ठीक है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स और शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अगला जो हमारा स्टेप है अपने डाटा सेट के ऊपर परफॉर्म करने का, स्टैटिस्टिकल मैयर। स्टैटिस्टिकल मैयर को आप जो है सिंपल डिस्क्राइब का फॉर्मूला यूज करते हुए मैयर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल measures of different attributes a data set,
ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपका क्या करेगा, सबसे पहले तो ये आपको रिटर्न करेगा, जो डिस्क्राइब का फंक्शन होगा ये रिटर्न करेगा काउंट, यानी कि काउंट क्या करेगा, नॉन एम्प्टी वैल्यूज को काउंट करके बता देगा कि हर एट्रीब्यूट में जो है कितनी नॉन नॉन एम्प्टी वैल्यूज हैं। हर एट्रीब्यूट का मीन आपको बता देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देगा, हर एट्रीब्यूट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, 25% यानी कि फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर 10 तक, तो उसका 25% होगा 2.5, 50% 50% होगा 5 और 75% होगा 70.5। इसको अगर हम आए तो सेट डॉट डिस्क्राइब, तो ये आपको देगा तमाम जो आपके न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल नहीं, तमाम न्यूमेरिकल का उसने आपको स्टैटिस्टिकल मेजर दे दिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मीन को, स्टैंडर्ड को, मिनिमम डेफिनेशन सबको कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर हम इधर ऊपर आए ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें हाउ टू सेपरेट कॉलम्स। आपके पास हाउ टू सेपरेट कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा सेट, ठीक है। अब आप इधर आएंगे, आप कहेंगे एज इक्वल है डी सेट डॉट आई लॉग, सॉरी ठीक है, और ये आपको करवा देगा प्रिंट एज। इधर जरा प्रिंट करवाते हैं, तो उसने आपको बता दिया गलत कॉलम हमने किया है, हमने एज लेनी है, एज का कॉलम है हमारा 0 1 2, ठीक है। सॉरी, अब इधर आए, सबसे पहले तो आपने सेपरेट करने कॉलम्स, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये पता है क्यों करके दिखाया है, बार बार बजाय ये कि आप ऊपर जा जाके डाटा सेट को देखें, ठीक है। आप जब काम कर रहे हैं तो आपने सिंपल कॉलम्स की अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे दोबारा इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल करें डी सेट डॉट कॉलम्स, ठीक है। इधर आप सिंपल इसे कॉल करें, बल्कि हमने ऊपर किया ही हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कि आपने लेनी है, तो आपका ये देखें कॉल हुआ हुआ 0 1 2 पे आपकी एज है। अगर आप इसको अप करेंगे, ठीक है, तो इसने आपको एज का बता दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया एज ऑफ ऑल पेशेंट्स इन डेटा सेट आर, ठीक है। इसको आप स्टोर करवाते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आर, अब अगर आप कॉल करें तो आप देखें कि जो आपकी एज है वो आपकी सारी इधर आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, मीन कैलकुलेट करने के लिए हम इसको करेंगे उसके अंदर np डॉट एज इक्वल है np डॉट एज नंपाई का, मैं आपको एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स, सेंटेंस मेरे भी जहन से निकल गया। अच्छा, ये आपने एज की आपकी एक लिस्ट बन गई, ठीक है। सबसे पहले टू हाउ टू सेपरेट कॉलम्स फ्रॉम अ डाटा सेट, आपने सेपरेट किया, सेपरेटिंग कॉलम ऑफ एज। आज का लेक्चर कुछ ना लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें आपको ये सारी केस स्टडी कंप्लीट करवानी है। कॉलम ऑफ एज, एज के डाटा सेट को आपने लिस्ट के अंदर कन्वा दिया। इसके लिए या तो आप यहाँ पे 2 भी दे सकते हैं या आप ऐसे कर दें, ऐसे भी कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं,
बल्कि आप इसका इंडेक्स नंबर ही दें अभी के लिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपका जो है ना, यहाँ से पहले इसको खत्म करें, ठीक है। इसमें जो आपका, अगर आपने एज के थ्रू कांटेक्ट करना है तो फिर आपका आता है एज, नहीं एक मिनट, आपका ठीक है, ये आपकी लिस्ट बन गई। अब आप एवरेज एज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप, अगर ये आपकी लिस्ट है तो आप लिस्ट से एवरेज कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया। तो आपको पहले करना पड़ेगा इसको numpy के अंदर, numpy एज इक्वल है numpy डॉट अरे, ठीक है, numpy डॉट अरे, और ब्रैकेट में आप दे देंगे जो आपने एज इंपोर्ट करवाई है। क्यों जी, numpy का क्या मसला आ रहा है इसका, np डॉट अरे, ठीक है। तो इसने अब आपको शिफ्ट कर दिया, numpy के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपने इस numpy अरे का आपने मीन लेना है। मीन ऑफ numpy अरे के लिए आप यूज करेंगे मिनट, एवरेज एज इक्वल है np डॉट मीन, np डॉट मीन, और इसके अंदर आप मीन लेंगे np एज का, ठीक है। तो ये आपको बता देगा प्रिंट एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स इन डेटा सेट आर इज, ओके। एवरेज एज क्या है, एवरेज अंडरस्कोर एज, ठीक है। तो ये आपको प्रिंट करके बताएगा एवरेज एज 43.22। अगर आप इधर आए तो क्या है, मीन क्या आया हुआ है एज का, 43.22 आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप, अगर ये आपका जो है, आपने एज का ही अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने इसको numpy में ट्रांसफर कर दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लेना है, ठीक है। हम एक ही एट्रीब्यूट को लेके चलते हैं, आपने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया हुआ है, std ऑफ एज इक्वल है np डॉट std np एज, यानी कि numpy अरे, ठीक है। यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डालना, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। प्रिंट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज ऑफ पेशेंट्स इन डेटा सेट्स इज std एज, ओके। तो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उसने कैलकुलेट कर दी। यहाँ पे जरा हम ना इसको ना स्पेस देते हैं इस तरीके से, ताकि आपको इधर, हाँ ठीक है। अब अगर आप इसे इंपोर्ट करें तो उसने आपको यहाँ पे, ठीक है, तो उसने आपको पहले लिस्ट बना दी, ठीक है। पहले आपने एक कॉलम लिया एज का, उसको सेपरेट किया, उसको लिस्ट में फॉर्म कर दिया। उसको फॉर्म करने के बाद आपने एक numpy, उस एज को, एज की लिस्ट को आपने numpy अरे के थ्रू कन्वर्ट किया और स्टोर करवाया numpy अंडरस्कोर एज में। उसके बाद आपने जो आपकी numpy अंडरस्कोर एज की जो आपकी अरे थी उसका आपने एवरेज लिया और प्रिंट करवाया np डॉट मीन के फॉर्मूले से। ये numpy वाले लेक्चर के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है, आप लोगों ने देखा होगा लाजमी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने np डॉट
std का फंक्शन इसके ऊपर, इस अरे के ऊपर किया। ये क्या है आपकी, आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम लिस्ट टू numpy अरे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको आगे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पैरामीटर आप कर रहे हैं कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अब आप खुद ही देखें कि आपको ये एक एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इतना लंबा कोड लिखना पड़ा है। ठीक है, लेकिन सिंपल आप एक फंक्शन से, पांडास का एक फंक्शन डिस्क्राइब फंक्शन यूज करते हैं। तो ये अभी आपने पहले एज के कॉलम को सेपरेट किया है, उसका आपने एवरेज लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, अभी आपने उसके काउंट्स नहीं लिए, अभी आपने उसका जो है मिनिमम वैल्यू नहीं ली, मैक्सिमम वैल्यू नहीं ली, 25, 50 और 75% लिया। ठीक है, यानी कि अगर आप ये सब लें तो आपको कितने फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको फंक्शंस लिख के एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे एज के लिए। फिर 8 फंक्शंस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे हाइपरटेंशन के लिए, 8 फंक्शंस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे हार्ट डिजीज के लिए। तो ये 8 फंक्शंस आपको कितनी दफा कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, 56 कोड्स आपको लिखने पड़ेंगे। बेशक 2 लाइन कोड्स हैं, लेकिन 56 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, या आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो सिंपल आपने एक लाइन के अंदर अपने पूरे डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन ले ली कि एज का मीन वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, आपको इस तरीके से अपने पूरे डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन पता चल गई। तो ये मैंने इसलिए आपको प्रैक्टिकली करके बताया कि अगर एक एट्रीब्यूट को आप सेपरेट करें, उसके बाद उसको नंपाई अरे में पहले आप सेपरेट करें, फिर उसको लिस्ट में स्टोर करवाएं, फिर नंपाई अरे में ट्रांसफर करें, फिर उसके बाद उसका मीन लें, स्टैंडर्ड डेविएशन लें, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटाइल वैल्यूज। तो दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। और इस पूरे लेंथी प्रोसेस को अगर यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 8 एट्रीब्यूट्स है ना, हो सकता है कि कभी आपका पाला पड़े ऐसे डाटा सेट्स के साथ जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स मोर देन 100 हो, 200 हो, तो क्या आप फिर आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ डिस्क्राइब का एक फंक्शन यूज करके आप अपनी मुश्किल आसान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला काम आ जाता है डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन के बाद, डिस्क्रिप्शन में आप स्टैटिस्टिकल मेजर्स को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मिसिंग वैल्यूज को चेक करने का हर एट्रीब्यूट के अंदर। उसके लिए जो आपका फंक्शन यूज होता है चेकिंग एंड रिमूविंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज इन a data set, ओके। ठीक है, पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट विल बी चेकिंग। चेकिंग के लिए जो आपकी कमांड होती है वो कमांड आपकी होती है सिंपल। ठीक है, डाटा सेट जो आपने इंपोर्ट करवाया इज नल, ठीक है, डॉट सम। ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर वो नल है तो आपका जो काउंटर होगा वो काउंटर आपका स्टार्ट में 0 होगा, और जितनी आपकी नल वैल्यूज होंगी वो उसके अंदर सम होता जाएगा, यानी कि एक एक वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। नल का आई थिंक सो डबल एल होता है। ठीक है, अब आप इसको करें नल, ओके। अब आप इसको अपने डाटा सेट के ऊपर करें डी अंडरस्कोर सेट डॉट इज नल,
डॉट सम। ठीक है, इसको जरा हम करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने आपको बता दिया कि आईडी के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है, जेंडर के अंदर भी कोई नल वैल्यू नहीं है, इन सब के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि बीएमआई के एट्रीब्यूट के अंदर नॉइजेस है, मिसिंग वैल्यूज है, एंड दे आर 201 मिसिंग वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, इनको रिमूव करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए हम जो यूज करेंगे, ठीक है, removing of missing values in a data set। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो फंक्शन होता है वो सिंपल आप क्या कहते हैं, डॉट ड्रॉप एन ए इन प्लेस इक्वल ट्रू। यानी कि इन प्लेस का जो पैरामीटर है वो आपके ट्रू पे सेट कर देता है, यानी कि जहां जहां पे आपका वो आपका ट्रू हुआ है, जहां जहां पे आपकी मिसिंग वैल्यू है वो ट्रू है, वहां वहां से ये ड्रॉप कर दे। ये क्या करेगा, डॉट ड्रॉप एन ए क्या करेगा, आपकी रोज को रिमूव कर देगा जिसके अंदर नल वैल्यूज होंगी। जिसके अंदर बीएमआई के एट्रीब्यूट के अंदर नल वैल्यू होगी ये उसको रिमूव कर देगा। डी डी अंडरस्कोर सेट, डी अंडरस्कोर सेट डॉट ड्रॉप एन ए, डी डॉट सेट डॉट ड्रॉप एन ए इन प्लेस इक्वल है ट्रू बुलियन वाला। ओके, इसने आपकी मिसिंग वैल्यूज को रिमूव कर दिया। नाउ लेट्स चेक द शेप ऑफ डेटा सेट। पहले तो आप जरा चेक करें कि अब इसके अंदर नल वैल्यूज हैं या नहीं है। ठीक है, पहले थी, अब आपने जब इसको किया है तो अब अगर आप इसको कॉल करें तो आप देखें कि आपका जो है बीएमआई के अंदर भी अब आपकी नल वैल्यूज जीरो हो गई है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कहते हैं प्रिंट डेटा सेट इंफॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ नल वैल्यूज। ठीक है, ये क्यों जी, तो इसने आपको बता दिया कि डेटा सेट की जो इंफॉर्मेशन है आफ्टर रिमूवल ऑफ नल वैल्यूज, यहाँ पे भी हम स्पेस देते हैं ताकि ये आपका नीचे चला जाए। अब आप करें, ठीक है, प्रिंट शेप ऑफ डेटा सेट आफ्टर, शेप ऑफ डेटा सेट आफ्टर रिमूवल ऑफ नल या मिसिंग वैल्यूज। तो डी सेट डॉट शेप। ठीक है, अब आप देखें कि जो आपकी 5110 एंट्रीज थी दे हैव बीन रिड्यूस टू 4909, क्योंकि हमने टोटल कितनी रोज को रिमूव कर दिया, 201 रोज को रिमूव कर दिया जहां जहां पे बीएमआई की नल वैल्यूज थी। ठीक है, तो ये आपने नल वैल्यूज को इस तरीके से रिमूव कर दिया अपने डेटा सेट में ताकि वो आपके डेटा सेट के ऊपर उनका कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अगर आप कोई जो है कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, लाइक आपके डेटा सेट में ये जो यूनिक आईडी है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे हाउ टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम डेटा सेट। ठीक है, उसके लिए आप सिंपल क्या यूज करेंगे,
यहाँ पे ऑफिस का ये दोनों स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, तो अगर आपने कॉलम को रिमूव करना है तो उसके लिए आपकी सिंपल कमांड होती है डी सेट डॉट ड्रॉप। मेरे ख्याल से ना आप लोगों को पीडीएफ की स्लाइड शेयर नहीं हो रही, लेट मी चेक। आपको पीडीएफ की स्लाइड, ठीक है। तो अगर आप वापस आए तो यहाँ पे अगर आपने कॉलम को रिमूव करना है तो उसके लिए आपके पास सिंपल सी कमांड है डॉट ड्रॉप कॉलम, उसका नेम, एक्सिस और इन प्लेस। सिंपल आप इसको यहाँ से ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाएं तो मेरा जो डाटा है वो डी सेट के अंदर है, डी अंडरस्कोर सेट। तो ये आपका जो कॉलम जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं उसका नेम आईडी है, ठीक है, और वो सिंगल एक्सिस पे है और उसको इन प्लेस ट्रू करके आपने इसको रिमूव किया और डी सेट डॉट ड्रॉप में एस बरा नहीं आना, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन लें डी सेट डॉट इन्फो लें तो ये आपके पास जो पहले हमने इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ये आपका ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा? कॉलम्स इक्वल है, अच्छा आप इसमें जो कॉलम है ना आप इस कमांड से मूव कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स एरर आ रहा है, मुझे चेक कर लेने दीजिए, फिर इसके बाद इसको हम रन करते हैं। कॉलम आपने आईडी का तो आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, उसमें आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं, तो आप सिंपल ड्राफ्ट के मेथड से कॉलम का नाम देके उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आगे चले तो अब आते हैं हम अपने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की तरफ। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट में हमने लेना है स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक का कहते हैं कि उसमें कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आया है, कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं आया, ठीक है। हो जाइए कि आप एक्सेल शीट में जाके काउंट करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेते हैं एट्रीब्यूट नंबर 1 स्टॉक, ठीक है। एट्रीब्यूट नंबर 1 स्टॉक आया है या नहीं आया, उसके लिए आप सिंपल यहाँ से मैं कोड आपका कॉपी कर रहा हूँ, plt डॉट बार यानी कि बार ग्राफ आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। इसमें आप अगर देखें तो plt डॉट बार यानी कि बार ग्राफ आपका प्लॉट होगा, ठीक है। और स्टॉक काउंट डॉट इंडेक्स को आपने करना है स्टॉक काउंट डॉट वैल्यूज है। इसमें जो है कि आप एट्रीब्यूट नंबर 2 पे आए, एट्रीब्यूट नंबर 2 पे स्टॉक काउंट हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहला आपका जो एट्रीब्यूट है स्टॉक को आप अगर छोड़ें तो आप एज पे अगर आए तो आप देखें एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मसलन एज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप देख सकते हैं सी बॉर्न आपने इसमें यूज किया एस एन एस डॉट सेट, ठीक है। और एस एन एस डॉट सेट को यूज करते हुए आपने यहाँ पे पी एल टी डॉट फिगर, ठीक है। सबसे पहले आपने सी बॉर्न को यूज किया, उसके बाद आपने फिगर का साइज दिया 6x6,
ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे डाटा है, इस डाटा को मैंने रिप्लेस किया डी अंडर स्कोर सेट, ठीक है। और उसे कहा कि एज के एट्रीब्यूट से मुझे एज की डिस्ट्रीब्यूशन शो करे। तो अगर आप एज की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आपको उसने बार ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया। उसने आपको बताया कि 0 से लेकर 20 ईयर्स के पेशेंट्स जो हैं, यानी कि 20 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं वो कम है, ठीक है, जिनको स्ट्रोक आया है, जिनका डाटा आपके पास है। 20 ईयर्स के 0 से 20 वाले कम है, 20 से 40 फिर इंक्रीज हो रहे हैं। और मैक्सिमम जो हार्ट अटैक हुआ है वो 40 से 60 ईयर्स के लोगों को हुआ है, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से अपने डाटा की विजुअलाइजेशन, पहले एट्रीब्यूट की हमने देखी एज की, अगला एट्रीब्यूट है स्मोकिंग का, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है आपका, एट्रीब्यूट नंबर 3, स्टेटस ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। स्टेटस ऑफ स्मोकिंग में आप क्या करेंगे, ठीक है, आपने ये लिया सिंपल, मैं यहां से आपको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको एलैबोरेट करता हूँ, ठीक है। आपकी पीआरटी डॉट फिगर, यानी कि फिगर आपकी प्लॉट होगी जिसका साइज होगा 8/6, ठीक है। लेंथ उसकी होगी 8 mm और विड्थ उसकी होगी 6, ठीक है। काउंट प्लॉट होगा इसमें, और एक्स एक्सिस पे आपका होगा स्मोकिंग स्टेटस, ठीक है। स्मोकिंग स्टेटस कहाँ से आया, ये आपके डाटा सेट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर आप ऊपर आके देखें तो आपके डाटा सेट के एट्रीब्यूट के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, स्मोकिंग अंडरस्कोर स्टेटस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्मोकिंग डॉट स्मोकिंग अंडरस्कोर स्टेटस आ जाएगा और उसका डाटा आ जाएगा। डाटे के अंदर आपका आना है डी अंडरस्कोर सेट, ठीक है। तो अगर अब आप इसे करें तो पीएलटी डॉट टाइटल, ठीक है, तो उसने आपको बता दिया कि तकरीबन ऐसे लोग, इधर जिन लोगों का डाटा है, जिन पेशेंट्स का डाटा है, उनमें से जो लोग कम स्मोकिंग करते हैं दे आर 750+, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया वो सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि स्मोकिंग इज द बेसिक रीजन ऑफ हार्ट फेलियर, तो वो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि जितने भी नॉन स्मोकर्स हैं उनके नंबर ऑफ नॉन स्मोकर्स ज्यादा है जिनको हार्ट अटैक हुआ है, बल्कि जो स्मोकर्स हैं वो कम है, ठीक है। तो बाकी आपका ये जो अननोन है ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई डाटा फिल ही नहीं किया कि वो आए तो स्मोकर है या नहीं है या कभी कभी स्मोक करते हैं, ठीक है। अगला जो आपका एट्रीब्यूट आता है वो आपका आता है स्टॉक का, ठीक है। वो मैंने आपका इसलिए किया था क्योंकि स्टॉक काउंट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट नंबर जो 1 है, जो हमने यहाँ पे मिस किया था, एट्रीब्यूट नंबर 1 स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में उसने सबसे पहले स्टॉक काउंट करेगा आपके डेटा सेट में से, डी सेट। स्टॉक का उसने एट्रीब्यूट लिया और उसके अंदर उसने वैल्यूज आपको काउंट करके दे दी, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि मैंने एस कैपिटल लिख दी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने आपको बता दिया वो लोग जिनको स्टॉक नहीं आया दे आर 4700 और जिनको स्टॉक आया दे आर ओनली 209, ठीक है। अब आप अगर करें तो आप इसका ये आपको उसने बता दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। नो यू वांट टू चेक इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो आप सिंपल क्या करेंगे, प्लॉट प्लॉट फिगर, यानी कि फिगर आपने इनिशिएट की, उसका साइज 8/6 है, एक्स एक्सिस पे स्टॉक है और वाई एक्सिस पे वो कह रहा है डाटा ले आप डी अंडर स्कोर सेट से, ठीक है। और इसको आप कह दें प्लॉट। तो देखिए उसने आपको बता दिया कि वो लोग जिनको स्टॉक नहीं आया दे आर द मैक्सिमम और जिनको हार्ट अटैक आया दे आर द मिनिमम। इस तरीके से इसको कहते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। बजाय ये कि आप इस एक्सेल की शीट में जाके देखना शुरू करें, अच्छा स्टॉक आया 1 2 3 4 5, तो ये सारा आपका काम हो रहा है पाइथन के थ्रू, ठीक है। और ये सारा काम आप अपने सुपर स्टोर्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका जो एट्रीब्यूट नंबर 3 हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट और कैटेगोरिकल में दोनों को साथ साथ देख रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला आपका एट्रीब्यूट आ गया, स्टॉक का देख लिया। एट्रीब्यूट नंबर 4 आपका देख लेते हैं वर्क टाइप, एट्रीब्यूट नंबर 4, ठीक है, यानी कि वर्क टाइप, कौन से ऐसे लोग हैं, वर्क टाइप यानी कि नेचर ऑफ जॉब,
ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, आपका काउंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डाटा नहीं आएगा, डी अंडरस्कोर सेट आएगा वर्क टाइप का, यानी कि डी अंडरस्कोर सेट जहाँ पे आपने डाटा सेट सेव करवाया उसका एट्रीब्यूट वर्क टाइप ले और उसमें वैल्यूज काउंट करके ये खुद ही आपको बता देगा कि कितनी वैल्यूज हैं, साथ आपको ग्राफ प्लॉट कर देगा। सिंटैक्स एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आपका इसलिए आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे डी अंडरस्कोर सेट नहीं दिया। ठीक है, तो ये उसने आपको बता दिया उन लोगों के बारे में जो प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के कितने लोग हैं, ये डाटा सेट यानी कि कितने लोगों का है जिनमें से जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह है, तो ये आपके डाटा विजुअलाइजेशन में आ जाएगा। तो अगला आपका आ जाएगा रेजिडेंस टाइप का। रेजिडेंस टाइप के लिए भी आप सिंपल इसी तरह जो है वो आप करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ से अगला जो प्लॉट है आपका, ठीक है, विजुअलाइजेशन, वो आपकी रेजिडेंस टाइप की है। ठीक है, तो रेजिडेंस टाइप में आपका अब आएगा एरर, आना तो चाहिए लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आपको डाटा सेट और डी सेट, तो इसने आपको बता दिया कि इस डाटा सेट के अंदर जो लोग हैं वो इक्वली रूरल एंड अर्बन एरिया से है। अगला आपका हार्ट डिजीज आ जाएगा। उसके बाद उसने आपको कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में करके बताया। कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स को मैं इधर से कॉपी करता हूँ। कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स में अब बजाय ये कि बार बार आप ग्राफ को ड्रॉ करें, सबसे पहले उसने एक लिस्ट ले ली जिसका उसने नाम रखा है कैटेगोरिकल वेरिएबल। उसके अंदर आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल में जेंडर आ गया, एवर मैरिड आ गया, वर्क टाइप आ गया और रेजिडेंस टाइप आ गया। पहले मैंने आपको अलग-अलग ग्राफ करके दिखाया। अब उसने क्या किया, उसने कहा फिगर एक्सिस में आपने सब प्लॉट्स करने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगे 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे 2, क्योंकि आपने 4 ग्राफ्स बनाने हैं, 1 2 3 4, तो वो आपके 2x2 के अंदर बनेंगे और फिगर साइज ये होगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि आपने इधर आके डी अंडरस्कोर सेट, एसएनएस का क्यों एरर आ रहा है भाई, एसएनएस का एरर इसलिए आ रहा है कि हम चलते हैं इस तरीके से, ये आपका इंडेंटेशन का एरर है। ठीक है, ओहो एक मिनट, ठीक है, अगर अब आप इसे करें तो ये इसने आपको 4 ग्राफ्स बना के दिखाने हैं, लेकिन क्यों नहीं बना के दिखा रहा, वो इसलिए नहीं दिखा रहा, फिगर डॉट टाइटल, टाइट लेआउट और pld डॉट शो, ठीक है, इंडेंटेशन एरर था। अब इसको आप गौर से समझे, आपने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर आप 4 एट्रीब्यूट्स के ग्राफ्स एक ही तस्वीर के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, बजाय कि आप एक एक को लेके चले, आप चारों ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, चारों चार्ट्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उनके अंदर आप 4 या 6 जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप एक फिगर डिफाइन करेंगे, फिगर एक्सेस। ठीक है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, यानी कि इस फिगर के अंदर 4 सब प्लॉट्स होंगे जो कि 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे और फिगर साइज आप साथ दे देंगे और आप उसके एक्सेस फ्लैट कर देंगे। उसके बाद आप एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई, ठीक है, वेरिएबल इन इनमोरेट, इन इन्यूमरेट, यानी कि ये आपका फॉर लूप करेगा कैटेगोरिकल वेरिएबल। यहाँ से वो पहले एक वेरिएबल लेगा, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो आपका जो ये वेरिएबल के अंदर आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल, पहला आपका जेंडर का वेरिएबल आएगा इस वेरिएबल के अंदर, इस वी आर के अंदर।
और ये VAR आपका आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उसने आपको बताया कि ह्यू जो है वो आपने स्टॉक की बेसिस पे वाई एक्सिस लेना है, और डाटा आपने डाटा सेट से लेना है, और एक्सिस आपने जो आपकी आई की वैल्यू होगी, यानी कि ये आपका फॉर लूप होगा। और टिक लेबल्स का मैंने आपको बताया था कि आप टिक लेबल्स के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ये आपको 4 ग्राफ्स इसने इकट्ठे दे दिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं ये जो फिगर साइज है ये बहुत बड़ा है, इसको मैं 10x10 कर लूं, तो आप इसको 10x10 करेंगे तो ये आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप कहते हैं नहीं यार 10x10 नहीं करना, मैंने 10x5 करना है, तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ के साइज को, पिक्चर के साइज को छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ज़रा थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा। तो हमेशा डाटा एनालिसिस में जो है आपने देख के उस लिहाज से अपने फिगर के साइज को मैनेज करना होता है, ठीक है। अगला आपका जो है न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए भी यही है, सिंपल। पहले मैंने आपको कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स का बताया था, अब उसने न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो उसने 2 रोज और 3 कॉलम्स के साथ आपको इसका भी एट्रीब्यूट करके प्रिंट करके ग्राफ्स दिखाए हैं। उसके बाद अच्छा, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के अगर हम ग्राफ एक ही में देखें, ठीक है, ये आपके चारों कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स के ग्राफ आ गए। बस हम 5 से 10 मिनट में अपनी ये केस स्टडी खत्म करें। न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इधर आए, आप न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की लिस्ट बनाने के बाद वही आपने फिगर को डिफाइन किया और उसमें आपने ये अपना कर दिया। फिर आपने फॉर लूप यूज किया, फॉर लूप में आपने ये आपका सिंटेक्स एरर आ रहा है, ठीक है, ये, और आपने एक्सिस को इस तरह करना है, एक मिनट, सिंपल इसी तरह ऊपर वाली ही कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इधर ये, और सिंपल जब आप इसे रन करेंगे, अब अगर आप देखें तो आपका सिंटेक्स एरर आना चाहिए, लेकिन ये आपका डी सेट, आपका सिंटेक्स एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एक दफा इसको डाटा के अंदर डाटा सेट को इंपोर्ट करवाया। अगर आपने इंपोर्ट नहीं कराया होगा तो आपका सिंटेक्स एरर आएगा, वो उसकी मेमोरी में स्टोर्ड है। तो अगर आप अब देख लें तो एज का उसने बता दिया कि 20 से 40, ये आपका इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं। बॉक्स ऊपर बार ग्राफ्स हमने किया है, नीचे जो मैंने प्लॉट किया है वो मैंने बॉक्स प्लॉट इसका किया है। यहाँ पे SNS डॉट बॉक्स प्लॉट की कमांड दी है, तो बॉक्स प्लॉट पे ये आपको बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रिडिक्शन है वो 20 से 60 लोगों को हो रही है, ठीक है। हाइपरटेंशन का ग्राफ आ गया, हाइपरटेंशन में उसने बताया है कि जो लोग इक्वल है ये 0 और 1 पे, इसलिए बॉक्स प्लॉट में आपको 0 1 की नहीं समझ आएगी। BMI जिनका 20 से 40 के दरमियान BMI है उनको हार्ट अटैक आया है, या वो लोग जिनका जो ग्लूकोज लेवल 50 से 125 के दरमियान है उनको हार्ट अटैक ज्यादा आया है। तो बॉक्स प्लॉट को रीड करने का ये तरीका होता है। अगर अब आप देखेंगे किन एट्रीब्यूट्स के लोगों को ज्यादा स्टॉक आया है, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये वाला मैंने जो कोड है, ठीक है, स्टॉक का आपने, स्टॉक आपका किन के ऊपर आ सकता है, स्टॉक आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल्स नहीं है, हमने इसमें लिया न्यूमेरिकल लिए हैं। BMI ग्लूकोज लेवल के लिहाज से अगर हम स्टॉक को देखें, स्टॉक को, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आप इधर आके, ये है आपका, ठीक है, और ये आपने इसको किया, और इसको मैंने आपको ऊपर समझाया है, ठीक है। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ये आपका एक्सेस इधर चला जाएगा, और ये आपका, तो इसको अगर आप करके देखें, ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये देखें कि जिन लोगों को, ये आपका बॉक्स प्लॉट है, तो वो आपको बता रहा है कि वो लोग जिनकी एज 20 से 60 है उनको हार्ट अटैक का स्टॉक नहीं आया, ठीक है, लेकिन वो लोग जिनकी एज 60 से 80 है उनको हार्ट अटैक आया।
अगला वो कह रहा है वो हाइपरटेंशन के लोग जो हाइपरटेंसिव नहीं है, ठीक है, ठीक है, जीरो पे है, ठीक है, उनको आया, उनको स्ट्रोक नहीं आया, लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको स्ट्रोक आया, ठीक है। उसके बाद उसने दिया हार्ट डिजीज का, हार्ट डिजीज में दोनों नॉर्मलाइज है, ठीक है। फिर अगला है ग्लूकोज लेवल, जिनका तो ग्लूकोज लेवल 75 से 125 था, उनमें कम लोगों को स्ट्रोक आया, लेकिन जिनका ग्लूकोज लेवल 200 तक था उनको हार्ट अटैक का स्ट्रोक ज्यादा आया। तो इस तरीके से ये आपकी विजुअलाइजेशन आ गई कि हार्ट अटैक का जो स्ट्रोक है किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, एज पे, हाइपरटेंशन पे, ग्लूकोज लेवल पे और बीएमआई पे। तो इस तरीके से आप ये आपने अपने डाटा सेट का एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया है। अब आप अपनी प्रिडिक्शन जो है वो हम लोग इसके ऊपर मशीन लर्निंग का मॉडल लगा के करेंगे, लेकिन अब अगले लेक्चर से हमने मशीन लर्निंग को स्टार्ट करना है। पहले मशीन लर्निंग का सारा इंट्रोडक्शन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह देख लेंगे, फिर हम इसी फाइल को आगे मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को लगा के चलाएंगे। ये आपका डाटा कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा, यानी कि ये आपका हीट मैप को जनरेट कर देगा। ये सारे जो कोड्स है ना, ये बने बनाए यार कैगल पे मिल जाते हैं, कोई इतनी जरूरत नहीं है आप लोगों को इतने लंबे लंबे सिंटेक्स याद करने की। मैंने भी कैगल से ही उठाए होते हैं अपने कोड्स को करने के लिए। ये आपको बता रहा है आईडी वर्सेस आईडी कोरिलेशन क्या वन, लेकिन आईडी वर्सेस जो ऊपर है, आईडी वर्सेस एज का कोरिलेशन, ये आपको एक तरह से कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताता है। और यहाँ पे आप इधर आके इसको जरा चेंज तो करेगा, डी सेट, ठीक है। तो ये आपको इधर आ गया, क्योंकि डी सेट में से हमने आईडी का खत्म कर दिया है। 15/8 की बजाय आप इसका साइज करें 10/5 और ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स बता रहा है कि एज वर्सेस हाइपरटेंशन का क्या है 0.27। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं प्लॉट। इससे आगे हमने इसका मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है, लेकिन अभी हमने मशीन लर्निंग पहले पढ़नी है, उसके बाद इसी के स्टडी को हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज हम क्लोज करते हैं। जो लोग क्लास में प्रेजेंट है उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फरहान, अमजद, इमरान, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अभी तक तो सर नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, प्रैक्टिस करने के लिए आपने ये मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर खोल लेना है, और ये जो मैंने आपको हेपाटाइटिस का, बॉडी वेट का, स्टेलर वाइन प्रिडिक्शन के डाटा सेट्स बताए, इनमें से किसी का भी डाटा सेट आपने लेके उसके ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक हो गया सर, हमारे पास खुद भी ये डेटा सेट है जिस पे हम काम कर सकते हैं। हम जिधर जॉब कर रहे हैं तो हम उस पे अपने डाटा सेट पे करें तो ज्यादा अच्छी बात है अमजद, अगर आप अपने डाटा सेट पे करें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने, मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि अपने अपने डाटा सेट्स आप लोग निकालें, ठीक है। बल्कि आप अपने डाटा सेट्स को अपनी कंपनी की परमिशन से कैगल के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि लोग उसके ऊपर आके डिफरेंट मॉडल्स वगैरह ट्रेन करके आपको दें, ठीक है। आप अपना डाटा सेट निकालें और उसका एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करें, ताकि जब हम मशीन लर्निंग का मॉडल उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो आपके डाटा सेट के ऊपर ही हो, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह सर। ओके जी, आप एंड करते थे। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह ठीक हाफिज। है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो, ठीक है। कौन सी बात करनी है? कौन सी